नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग शिव पूजन सहाय जी के द्वारा रचित माता का अंचल नामक संस्मरण के द्वितीय भाग अर्थात दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था कि लेखक किस तरह से अपने पिताजी के साथ गंगा जी के तट पर मछलियों को चारा खिलाने के लिए जाता था और वहाँ से वापस लौटते समय वह जो है झुके हुए वृक्ष की डाल पर बैठ करके झूला झूलता था। अर्थात उसके पिताजी रास्ते में जो भी पेड़ झुका हुआ मिलता था, जिसकी डालियाँ झुकी हुई मिलती थी, उस डाल पर जो है भोलानाथ को बैठा करके इन्हें झूला झुलाते थे। उसके बाद फिर घर वापस आने पर इन लोग भोलानाथ का मनोरंजन करने के लिए इनके पिताजी इनके साथ अर्थात भोलानाथ के साथ कुश्ती लड़ते हैं और इनके बल को, इनके ताकत को बढ़ावा देने के लिए वे स्वयं पराजित हो जाते हैं। हारने के बाद फिर लेखक अपने पिता की छाती पर चढ़ जाता है, उनकी मूंछों को उखाड़ने लगता है। पिताजी जो है लेखक के कोमल हाथों को अपनी मूंछों से छुड़ाते हुए और खट्टा और मीठा चुम्मा लेते हैं। उसके बाद जब खट्टा मीठा चुम्मा लेते हुए जब वे अपने मूंछ के बालों को लेखक भोलानाथ के कोमल गालों पर जब गड़ा देते हैं तो इससे जो है पुनः भोलानाथ जो है अपने पिता की मूंछों को नोचने लगता है, जिससे पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। और जब दोनों के नेत्र मिलते हैं तो दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ तक का जो है आपने प्रथम भाग में पढ़ा था। अब हम लोग इसके आगे के भाग में द्वितीय भाग में अध्ययन करेंगे। उनके साथ हंसते हंसते हम सब आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। वह हमें अपने ही साथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है और हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। लेखक शिवपूजन सहाय जी बताते हैं आगे कि जब वे अपने पिताजी के साथ हंसते हंसते घर आते हैं और भोजन करने के लिए चौके पर बैठ जाते हैं तो इनके पिताजी स्वयं इन्हें भोजन छोटे छोटे जो है निवालों में कराते हैं, अर्थात थोड़े थोड़े निवालों में इन्हें कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखक को यह लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खा लिया हूँ, जबकि लेखक उतना नहीं खा पाता है जितना उसे खाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में वह फिर अपने पिताजी से मना करता है कि नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। तो इस पर भोलानाथ की माँ वह जो है भोलानाथ के पिताजी से कहती हैं कि जब आप थोड़े थोड़े कौर बच्चे को खिलाओगे तो उसे यही लगेगा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया है, जबकि उसने कुछ भी नहीं खाया है। जब वह तो इतना कहते ही तुरंत जो है भोजन की थाली अपनी ओर खींच लेती हैं और कहती हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अर्थात जब यह बड़े बड़े निवाले खाएगा तभी यह इस संसार में आने वाले संकटों, मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना कर पाएगा। इस तरह से मैं अभी खिलाती हूँ, मर्द लोग क्या जाने बच्चों को खाना खिलाना, और महतारी के हाथ से भोजन करने पर तो पेट भी भर जाता है। इस तरह से जो है भोलानाथ की माँ भोलानाथ के पिता से कहती है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था।
इसके बाद जो है लेखक यह कहता है कि उसकी माँ इतना कहने के बाद थाली में दही और भात को सान करके तथा थाली के चारों किनारे पर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम को रख देती थी और यह कहती थी कि भोलानाथ इसे तुम जल्दी से खा लो, नहीं तो अभी तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर ये सब उड़ जाएंगे और जब ये उड़ जाएंगे तब तुम किसे खाओगे। और हम भी कम नहीं थे और हमने सोचा कि ये उड़े इसके पहले ही हम इनको उड़ा जाते हैं। और इस तरह से भोलानाथ फिर जो है माँ के कहने के अनुसार जो है उसे अर्थात तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर के रूप में जो निवाले थाली में रखे थे उन निवालों को ये खा लेते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बापूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। इतना कहने के बाद तो इनके पिताजी भोलानाथ के वो कहते कि बेटा अब तुमने जो है पूरा भोजन कर लिया है, इसलिए अब तुम राजा बेटा हो गए हो और अब तुम जाओ और बाहर खेलो। इतना जैसे पिताजी कहते थे तो भोलानाथ उछलने और कूदने लगते थे तथा रस्सी से बंधा हुआ एक लकड़ी का घोड़ा था और उस घोड़े को लेकर ये नंग धड़ंग ही अर्थात बिना कुछ पहने ही उस घोड़े पर बैठ करके ये गली के बाहर निकल जाते हैं। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हाँ, जब हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी, पर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुड़ती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम इससे खासे कन्हैया बन करके बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर चले आते थे। इसके बाद लेखक यहाँ पर यह बताता है कि जो है जब उसकी माँ कभी उन्हें पकड़ पाती थी तो उनके लाख मना करने पर वे एक चुल्लू सरसों का तेल उनके सिर पर रख देती थी और जब ये रोने लगते थे तो बाबूजी इनकी माँ के ऊपर नाराज हो जाते थे कि जब उसे नहीं यह पसंद है तो तुम उसके सर पर कड़वा तेल क्यों लगाती हो। लेकिन माँ जो है बाबूजी की एक भी नहीं सुनती थी और वो मेरे सिर पर एक चुल्लू कड़वा तेल लगा देती थी। और फिर इसके बाद जो है नाभि और लिलार माने मस्तक पर किसी की नज़र ना लगे इसलिए नज़र से बचाने के लिए काजल की बिंदी भी लगा करके, चोटी को गूंद करके, फूलदार लट्टू बना करके और रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी, जिससे हम अच्छे खासे कन्हैया बन जाते थे। और इस तरह से फिर सिसकते अपने बाबूजी की गोद में चले जाते थे। लेखक आगे बताता है कि बाहर आते ही हमारी बाट मतलब होता है रास्ता या मार्ग, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल माने समूह में मिलकर तमाशे करने लगते। लेखक आगे बताता है कि जब वह अपने पिताजी के साथ सिसकियां भरते हुए बाहर आता है तो तभी देखता है कि उसका इंतज़ार करने वाले उसके मित्र जो है वे खड़े रहते हैं। फिर वह अपने मित्रों के झुंड में शामिल हो जाता है और रोना धोना भूल जाता है और फिर मित्रों के साथ वह खेलने लग जाता है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उस पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा अर्थात चांदनी तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों के ढेले में लड्डू, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक बताता है इस पैराग्राफ में कि जब वह अपने मित्रों के साथ
मिल करके नाटक खेलने लगता है या खेल खेलने लगता है, तो जो है वह खेल जो है विभिन्न प्रकार के होते थे। वह चबूतरे के कोने में नाटक घर बनता था। जिस चौकी पर बाबूजी स्नान करते थे उस चौकी को ही वह रंगमंच बनता था, उसी चौकी की रंगमंच बनती थी। और सरपत के सरकंडे का खंभा चारों तरफ उस चौकी के लगा दिया जाता था और उसके ऊपर कागज का एक तंबू बना करके मिठाई की दुकान लगाई जाती थी, जिसमें चीलम के खोचे के कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू बनते थे, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी बनती थी, गीली मिट्टी की जलेबी बनती थी, फूटे हुए घड़े अर्थात गगरी के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ बनती थी तथा उसे नाप तोल के लिए ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, जिसके द्वारा ये लोग जा कर के सामान को खरीद लेते थे। लेखक बताता है कि हम ही लोग दुकानदार होते थे और हम ही लोग खरीदार होते थे, और इसी बीच हमारे बाबूजी भी आ जाते थे और वह भी 2-4 पैसे गोरखपुरिया दे करके हमारे सामान को खरीदने लगते थे। इस तरह से बेटा जी हम लोगों ने कृतिका के द्वितीय भाग का अध्ययन किया, और अब हम लोग इसके शेष भाग का अध्ययन बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी, नमस्कार।